नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स एरिया क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं आपका मोहित सर और आज हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 गणित का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस चैप्टर को हम कुछ इस तरह से करेंगे कि इसके बेसिक से लेके इसको एडवांस लेवल तक हम यहाँ पे तैयार करेंगे और ऐसा तैयार करवाएंगे कि वीडियो खत्म होने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन चैप्टर का वो इजीली हल कर पाएंगे, कोई डाउट आपके मन में नहीं बचेगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए देखिए, चैप्टर का नाम जैसा कि हमें पता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। देखिए कोई भी चैप्टर है उसका ये टाइटल होता है, उस टाइटल से हमें ये पता चलता है कि चैप्टर के अंदर क्या चीज होने वाला है, क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो जिसने चैप्टर के नाम से उसके अंदर की चीज़ों को समझ लिया, इसका मतलब चैप्टर के अंदर जो भी होने वाला है उसका आधा चीज वो खुद हल कर चुका होगा चैप्टर को शुरू करने से पहले। तो चलिए आज इसमें यहाँ पे हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 को। देखिए चैप्टर नंबर 3 में हमारा जो यहाँ पे बोला गया है चैप्टर का नाम वो है दो चर। क्या है? सबसे पहले बोला गया है दो चर। दो चर का मतलब कोई दो चर होंगे, कोई भी दो चर हो सकते हैं। चरों की संख्या कितनी है? दो है और दो चर होंगे हमारे पास। और चर को हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में, वो आपको पता होगा, वेरिएबल। वेरिएबल और वेरिएबल क्या होता है इसको आपको पता होगा, ऐसी राशियां जिनके मान बदलते रहते हैं उसे हम वेरिएबल कहते हैं। अर्थात चर जो है जो बदलता रहता है, जो बदलता रहता है, मतलब जिसका मान फिक्स नहीं है, जो बदलता रहता है उसको हम कहते हैं वेरिएबल। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? याद कीजिएगा, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए से, बी से, सी से, मतलब कोई भी अल्फ़ाबेट हो उस अल्फ़ाबेट से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसको? चर को। तो हमारे पास क्या होंगे यहाँ पे? कोई भी दो टाइप के आपके चर होंगे, दो टाइप के चर होंगे और उन दो टाइप के चरों में से हम कोई सा भी दो टाइप के चर लेंगे और उसको यहाँ पे दो चर वाला रैखिक समीकरण बनाएंगे। ठीक है, सपोज करते हैं यहाँ पे कि दो चर जो है हमारे पास कौन कौन से, एक्स है और वाई है, ये हम लेके चलेंगे। आगे क्या बोला है उसको भी देख लेते हैं। अब हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास समीकरण। क्या है भाई? दो चर वाला कोई समीकरण है। अब समीकरण क्या होता है, कैसा होता है, तो उसको एक चीज यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए एक समीकरण बनाते हैं दो चर वाले, जैसे कि हमारा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। हमारे पास इस वाले में देखिए एक चर x है, दूसरा चर y है, दो हमारे पास चर है और ये दो चरों का जो यहाँ पे बीजगणित इधर है वो बराबर के उधर 4 लिखा हुआ है। और ये बराबर होने के कारण ये हमारा बन गया समीकरण। समीकरण में दो साइड होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड की जो भी वैल्यू होती है वो राइट हैंड साइड के वैल्यू के बराबर होती है। अब भाई राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है ये देखिए ये फिक्स है, इसके मान चेंज नहीं होते हैं क्योंकि 4 एक कांस्टेंट है। अब ये 4 कांस्टेंट है तो यहाँ पे क्या है, देखिए ये अगर कांस्टेंट है 4 तो इधर हमारे पास क्या है 3x 2x प्लस 3y। अब यहाँ पे 2x प्लस 3y, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, लेकिन 4 कांस्टेंट है। एक एग्जांपल और लेते हैं और उससे हम इजीली बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि एक्चुअल में आपका चर क्या होता है और अचर क्या होता है। ठीक है, चलिए हमने ले लिया यहाँ पे tan से मैंने कहा x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 ले लिया। समझिएगा, ये हमने एक जो है दो चर वाला रैखिक समीकरण लिया और इसको मैंने कहा x प्लस वाई इक्वल टू 20। अब यहाँ पे देखते हैं चर क्या है, अचर क्या है। देखिए अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, समझिएगा यहाँ पे अगर एक एक्सप्रेशन ये है और एक एक्सप्रेशन ऐसा है, मान लेते हैं 10 प्लस 10, या फिर हटाओ नहीं, यहाँ पे लेते हैं 5 प्लस 15 और इज इक्वल टू 20। इतना हमने कह दिया। अब देखिएगा इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है उसको समझेंगे। देखिए यहाँ पे 5 प्लस 15 इक्वल टू 20 कहा हमने। अब देखिए 5 की वैल्यू और 15 की वैल्यू ये चेंज हो सकती है? नहीं, ये बिल्कुल चेंज नहीं हो सकती है। ये हमारे हो गए क्या, कांस्टेंट टर्म, और इन दोनों को जोड़ने पे हमारा 20 आ गया। ये क्लियर हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल 20 है। अब हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँ और y की वैल्यू 19 रखूँ तब भी कितना आएगा? 20 आएगा। x की वैल्यू 2 रखूं, y की वैल्यू 18 रखूं तब भी कितना आएगा? 20 आएगा। x की वैल्यू 3
y की वैल्यू 17 रखेंगे तब भी कितना आएगा, 20 आएगा। इसका मतलब क्या है, x का अलग अलग मान है, y का अलग अलग मान है, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। इसका x का मान भी बदल सकता है, y का मान भी बदल सकता है। ये क्या हो जाएंगे हमें, हमारे x और y ये चर कहलाएंगे, लेकिन यहाँ पे 5 और 15 क्या है, आपके अचर है। याद रखिएगा इसको, इस चीज को हम पढ़ते हैं किसमें, इस चीज को हम पढ़ते हैं अंकगणित में, और इस टाइप के जो गणित होते हैं इसको हम कहते हैं बीजगणित। ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों, ये बीजगणित है, ये अंकगणित है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि समीकरण आपको समझ में आ गया हो कि एक कोई भी बीजीय व्यंजक होगा जिसका एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं, जहां पे हमारा बराबर आ जाए। अब ये एक हमारे पास आ गया समीकरण, हम इसको हटाते हैं यहां से, देखिएगा, देखिए इतना हो गया, एक समीकरण हमारा ये हो गया। अब समझिएगा यहाँ पे आगे क्या बोला है, समीकरण आपको समझ में आ गया। अब समीकरण के बाद क्या लिखा हुआ, युग्म। समीकरण युग्म का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, उसका ध्यान रखिएगा। युग्म को हम अंग्रेजी में कहते हैं पेयर, और पेयर को हम कहते हैं जोड़ा। अर्थात हमारे पास अगर एक रैखिक समीकरण ऐसा ये वाला है, तो एक ऐसा और रैखिक समीकरण होगा जो कि हमारा जोड़ा बनाने के काम आएगा। तो हमने यहाँ पे ले लिया 3x + 4y = 5, ये हमारे पास एक दूसरा रैखिक समीकरण हुआ, और ये वाला रैखिक समीकरण और ये वाला रैखिक समीकरण मिलके हमारा क्या बना, रैखिक समीकरण का युग्म। अब ये रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण बोल रहे हैं, तो रैखिक समीकरण क्यों होगा, कैसे होगा, इसका भी पता लगाते हैं। देखिए हमारे पास अगर मैं इस समीकरण को ऑब्जर्व करूं या फिर इस वाले समीकरण को ऑब्जर्व करूं, तो हमारे पास क्या नजर आ रहा है, देखिए इस वाले में हमारे पास जो चर है, चर की मैक्सिमम पावर कितनी है भैया, उसको देखते हैं। यहाँ पे चर की मैक्सिमम पावर है 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। अर्थात अगर चर की अधिकतम घात 1 हो तो वह होता है हमारा रैखिक, और समीकरण के रूप में होगा तो वो रैखिक समीकरण हो जाएगा। तो ये हमारा हुआ रैखिक समीकरण। एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये है, दो समीकरण मिलके हमारा क्या बना लिया, युग्म बना लिया। मतलब ये दो चर वाला रैखिक समीकरण हमारा युग्म आ गया। ये बात आपको क्लियर हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कैसा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो चर वाला रैखिक समीकरण तो हो गया। अब हमारे पास बात यहाँ पे आती है कि अब हमें इस चैप्टर में करना क्या है। देखिए इस चैप्टर में हमें क्या करना है, जो हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म आएगा उसका हल निकालना पड़ेगा। हल निकालने का मतलब क्या है, एक x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है, समीकरण में जो वेरिएबल दिया होगा इसके वैल्यू को हमें निकालना है। अब इसको निकालना जब हो जाएगा तो उसका जो भी मान आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। अब बात आती है कि इसको हल कैसे करेंगे। हल करने के हमारे पास टोटल कितनी विधियां होंगी, तो 3 विधियां हम यहाँ पे क्लास 10th में डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी विधियां होंगी उसके बारे में मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखिए पहली विधि होगी ग्राफीय विधि। कौन सी वाली विधि, ग्राफीय विधि। ध्यान रखिएगा, ग्राफीय विधि, दैट मीन्स हम इसको ग्राफ में प्लॉट करके जो है हम आंसर निकालेंगे। दूसरा है हमारा प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। और तीसरा है विलोपन विधि। कौन सा विधि, विलोपन विधि। ये हम 3 विधियां यहां पे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इसका ध्यान रखिएगा। ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि तो करेंगे, लेकिन ये हमारे पास बोला गया है रैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरण का मतलब क्या हुआ, रैखिक का मतलब होता है रेखा। क्या होता है, रैखिक का मतलब होता है रेखा। अर्थात हमारा यहाँ पे जो भी हमारा इसका हम ग्राफ खींचेंगे, जो भी समीकरण होगा, किसी भी रैखिक समीकरण का अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो वो एक लाइन बनाएगा, सीधी रेखा बनाएगा। कोई भी हम रैखिक समीकरण का अगर ग्राफ खींचेंगे तो वो एक सीधा रेखा बनाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो हमारा रैखिक समीकरण है, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया था, एक समीकरण हमने यहाँ पे लिया था 2x + 3y = 4, और दूसरा समीकरण हमने लिया था 3x + 4y = 5। तो ये हमारे पास दो समीकरण है, लेकिन इन दोनों समीकरणों का कुछ व्यापक रूप होगा क्या, तो व्यापक रूप जो होगा वो कैसा होगा, किस तरीके का होगा, उसको हम यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा यहाँ पे एक नंबर्स है, यहाँ पे ये दूसरा नंबर है, यहाँ पे भी नंबर है, यहाँ पे भी नंबर है, बाकी एक्स वाई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और इधर भी कोई नंबर है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो भैया यहाँ पे जो 2 3 4 इधर दिख रहा है, 3 4 5 दिख रहा है, ये सारे क्या है, आपके वास्तविक संख्या है। अब यहाँ पे समझते हैं अगर ये वास्तविक संख्या है तो हमारे पास यहाँ
पे ये जो वैल्यूज है इसको हम व्यापक रूप में कैसे लिख सकते हैं। देखिए हमारे पास जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है उसका व्यापक रूप होता है, इस वाले समीकरण का अगर मैं व्यापक रूप लिखूं पहले वाले समीकरण का तो उसको हम लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक व्यापक समीकरण जो है ये वाला हो गया। दूसरा व्यापक समीकरण हो जाएगा हमारा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। एक व्यापक समीकरण ये वाला हो गया, दूसरा व्यापक समीकरण ये वाला हो गया। अब समझते हैं यहाँ पे कि एक्चुअल में इसमें और इसमें क्या सिमिलरिटीज है, इसमें क्या सिमिलरिटीज है। देखिए इस वाले समीकरण को ऑब्जर्व करें और इस पहले वाले समीकरण को ऑब्जर्व करें तो देखिए जहाँ पे a1 है वहाँ पे कितना लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, जहाँ पे b1 है वहाँ पे 3 लिखा है, जहाँ पे c1 है वहाँ पे 4 लिखा है केवल। अब भैया यहाँ पे क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 है, भैया ये c1 है। इस 4 को हम इधर लेके आएंगे तो समीकरण ऐसा बन जाएगा, देखिएगा ये बन जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 और यहाँ पे ये वाला बन जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हमारे पास समीकरण कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब यहाँ पे c1 जो है माइनस का 4 है। अब यहाँ पे a2 की बात करेंगे तो इसके साथ कंपेयर करके देखो कितना हो जाएगा a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू 4 और c2 इक्वल टू माइनस का 5, ऐसा आपको दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण है उसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा आपका, उसका व्यापक रूप जो है आपका ऐसा हो जाएगा। एक व्यापक रूप आपका ये हो गया और दूसरा जो है आपका ऐसा हो जाएगा। अब क्या है ये व्यापक रूप में ऐसा क्या हुआ, अब इसको कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वाला व्यापक रूप किसका है। देखिए अगर a1 b1 c1 किसी समीकरण में है तो ये समीकरण 1 के लिए बात कर रहा है और a2 b2 c2 ले रहे हैं तो ये समीकरण 2 के लिए हम बात कर रहे हैं, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अच्छा तो प्यारे बच्चों अब जो है हम बात करेंगे कि जो हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हमें प्राप्त हुआ है तो उनका ज्यामितीय निरूपण कैसा होगा। मतलब अगर हम रेखाओं की बात करें तो रेखाओं के लिए हमने क्या कहा भाई, जो रैखिक समीकरण वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, एक सीधी रेखा बनेगी। तो अगर सीधी रेखा बनेगी तो हमारे पास है टोटल 2 रेखा है, एक रेखा L1 हो जाएगा, दूसरा रेखा L2 हो जाएगा। तो समझिएगा यहाँ पे कि अगर 2 रेखाएं हैं हमारे पास, एक रेखा ये हो गई दूसरी रेखा ये हो गई, तो ये दोनों रेखाओं को हम किस किस तरीके से खींच सकते हैं कि वो अलग अलग कंडीशन को व्यक्त करे। तो देखिए इन दोनों को हम कैसे कैसे कर सकते हैं, तो समझिएगा एक रेखा ये है, अगर मैं इस रेखा को ऐसे करके खींचूंगा तो दूसरा रेखा को हम कैसे खींच सकते हैं, ऐसे करके खींच सकते हैं। तो देखिए किस तरीके का दिख रहा है, ऐसा आकृति हम यहाँ पे बनाते हैं पहले केस के लिए। तो देखिए पहला केस क्या हो गया हमारे पास, पहला वाला जो हमारा रेखा होगा, पहला वाला जो रेखा होगा उस रेखा का नाम मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो पहला वाला जो रेखा होगा उसको हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है। और इसको हम तिर्यक रेखा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, तिर्यक रेखा भी कह सकते हैं, इसका ध्यान रखिए। तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखाएं भी कह सकते हैं। दूसरे रेखा की बात हम अगर करें तो दूसरे टाइप का जो रेखा होगा वो कैसा होने वाला है, सभी के बारे में एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पेशेंस के साथ यहाँ पे रहिए और इसको देखिए कि कैसे हम कर रहे हैं। दूसरा हम यहाँ पे बात करते हैं कि दूसरा जो रेखा होगा वो कैसा होगा। पहला हमारा तिर्यक रेखा जिसको हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा भी कहते हैं। दूसरा हमारा हो जाएगा समपाती रेखा। कौन सी रेखा, समपाती रेखा है। दोनों रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी एक दूसरे से। अब समपाती कैसे होंगे, इसका ज्यामितीय निरूपण कैसा होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। तीसरा हमारा हो जाएगा समांतर रेखा। तीसरा हमारा कैसा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा हमारा समांतर रेखा है, समांतर रेखा है। अब भैया समांतर रेखाएं कैसी होंगी इसके बारे में भी हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए अगर हमारे पास प्रतिच्छेदी रेखाएं या तिर्यक रेखाएं होंगी तो वो कुछ इस प्रकार से होगी, इस तरीके से। देखिए दो रेखाओं को हमने ऐसे खींच दिया, जरूर नहीं ऐसा हो, ये ऐसा भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है। मतलब दो रेखाएं हम खींचेंगे तो कैसा होगा उसको यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए अगर दोनों तिर्यक रेखा है तो सपोज कीजिए एक रेखा मैंने ऐसे करके खींच दिया, भैया ये हमारे पास सरल रेखा है तो सीधे ऐसे होंगी, इसको हमने कह दिया L1। और दूसरा रेखा जो हो जाएगा हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अगर इस तरह से हमारे पास दो सीधी रेखाएं हम खींच रहे हैं तो ये हमारी क्या हो जाएंगी भैया, तिर्यक रेखा हो जाएगी। तिर्यक रेखा की खासियत क्या है कि दोनों रेखाएं केवल और केवल एक ही बिंदु पर टच करते हैं। देखिए इस वाले बिंदु पर टच किया,
कहीं और दूसरी जगह पे टच नहीं करेगा, अगर एक ही बिंदु पे टच करना है केवल, ठीक है। दूसरे हम बात करते हैं यहाँ पे, दूसरा हमारे पास रेखा है जो है वो कुछ इस प्रकार से है। दूसरी रेखा है संपाती रेखा है। अब ये संपाती रेखाएं कैसी होंगी इसके बारे में बात करते हैं। तो संपाती रेखाएं देखिए, एक रेखा आपका ये है, इसके ऊपर अगर हमने एज इट इज एक दूसरा रेखा खींच दिया, एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा खींच दिया, तो उस कंडीशन में इसको हम क्या कहते हैं, संपाती रेखा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रेखा ये है, ये सीधी रेखा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये सीधी रेखा है। एक रेखा ये है, इसके ऊपर हमने एक दूसरी रेखा खींच दी कुछ इस प्रकार से, ये दूसरी रेखा खींच दिया, इसको हमने कह दिया L1, इसको कह दिया मैंने L2। अगर एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा हमने खींच दिया तो ये रेखाएं हमारी क्या कहलाएंगी, तो ये रेखाएं हमारी क्या कहलाएंगी, तो ये रेखाएं हमारी क्या कहलाएंगी, संपाती रेखाएं कहलाएंगी। और संपाती रेखा की खास बात यह है कि जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होगी तो एक रेखा दूसरे रेखा को क्या करेगा, प्रत्येक बिंदु पर टच करता हुआ आगे की ओर बढ़ेगा। मतलब हर एक जगह पे एक दूसरे को टच कर रहा होगा, मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसकी बात होगी। अब तीसरा जो हमारे कंडीशन है, समांतर रेखा है। क्या है हमारे पास तीसरी प्रकार की रेखा, तीसरी प्रकार की जो रेखा है उसको हमने कहा है समांतर रेखा है। अब समांतर रेखाएं एक्चुअल में क्या होंगे, तो समांतर रेखाओं के लिए हम बात करते हैं कि आपने कॉपी के पेज देखे होंगे, कॉपी के पेज में जो लाइनिंग होती है, वो लाइनिंग जो होती है हमारी एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर होती है, एक दूसरे के होती है समांतर। जैसे हमने देखा कि एक लाइन हमने ये वाली खींच दी, इसको हमने L1 कहा, और एक दूसरी लाइन जो मैंने इसी के साथ खींच दी यहाँ पे नीचे, ये हमारे पास L2 हो गया, ये वाला L1 हो गया, ये वाला L2 हो गया। तो L1 और L2 के बीच में हमने एक चीज़ देखा है कि L1 और L2 के बीच में अगर कहीं पे भी देखा जाए तो ये डिस्टेंस क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, मतलब बराबर होते हैं, कहीं पे भी चेंज नहीं होते हैं। तो इसको हम कहते हैं समांतर रेखाएं। और समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती है, वो आगे हमेशा ऐसे ही बढ़ती जाती है, जहां तक जाएगी उन दोनों के बीच में दूरियां क्या रहेंगी, आपकी समान रहेंगी, चेंज नहीं होंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, इसको हम कहते हैं समांतर रेखा। तो आई होप आपको रेखाओं के प्रकार, अगर दो रेखा है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर ये बात समझ में आ गई, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं इसके, कि इसके आगे और क्या क्या चीज हम यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए हमारे पास अगर दोनों रेखाओं को रिप्रेजेंट करने का ज्यामितीय रूप में ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारे ज्यामितीय निरूपण। ज्यामितीय निरूपण है ये। जब भी आप ग्राफ वाले क्वेश्चन करेंगे तो आपको ऐसे ही दिखेंगे ग्राफ में लाइंस, मतलब लाइंस या तो ऐसे करके तिरछा कहीं पे कट करता हुआ दिखेगा, या एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हुआ दिखेगा, या एक दूसरे के समांतर दिखेंगे। अगर ऐसा होगा तो हम कैसे क्या करेंगे, आगे हम इसमें बात करते हैं कि आपको ग्राफ में तो ये पता चल जाएगी कि दोनों रेखाएं कैसे है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, संपाती रेखा है या समांतर रेखा है। आप ग्राफ से तो पता कर सकते हैं, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि भाई समीकरण को देखते हुए कैसे पता करेंगे, तो समीकरण को देख के आपको तुरंत बगैर कुछ किए आपको कैसे पता चलेगा कि दोनों रेखाएं किस प्रकार की है, तिर्यक रेखा ही है या समांतर रेखा है या संपाती रेखा है, इसका पता आपको कैसे चलेगा। तो चलिए आज उसके लिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं यहाँ पे कि वो हमें कैसा पता चलेगा। तो चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमने जो पिछले वाले पोर्शन में हमने बात करी है कि दो रेखाएं हैं, तो दो रैखिक समीकरण है, तो उसका व्यापक रूप क्या होने वाला है, कैसा होता है, इस बारे में हमने यहाँ पे बता रखा है। चलिए एक बार पुनः मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि दो रेखाएं है तो उन दोनों रेखाओं का व्यापक रूप क्या है। तो देखिए हम यहां पे कहते हैं रेखाओं का व्यापक रूप, रेखाओं का व्यापक रूप, रेखाओं का व्यापक रूप क्या है हमारे पास, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो रेखाओं का व्यापक रूप जो है वो है पहली रेखा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी रेखा हमारी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसको हमने कह दिया था रेखा 1 और इसको हमने कह दिया रेखा 2। मतलब रेखा 1 और रेखा 2 का
जानकारी हमें कैसे पता चलेगा? देखिए अगर रेखा वन को देखें तो जहाँ पे x का गुणांक है, y का गुणांक है और अचर पद है, सभी में हमारा 1 1 लिखा हुआ है। जैसे a1 b1 c1 बोला है, वही हमारे पास x का गुणांक, y का गुणांक और अचर पद, उसको हमने क्या कहा? a2 b2 c2। तो भैया जब ये 1 2 की बात करेंगे, 1 की बात करेंगे तो समीकरण 1, 2 की बात करेंगे तो समीकरण 2। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं चीजों को कि कैसे क्या होने वाला है। तो देखिए हमारे पास रेखा का समीकरण है और रेखा का व्यापक रूप है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं हम। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे पास पहला समीकरण है x - 2y = 0 और दूसरा समीकरण है 3x + 4y - 20 = 0। ये हमारे पास दो समीकरण यहाँ पे दिए गए हैं। ये दो समीकरणों को देखते हैं और हमें करना क्या है समझिएगा, ये जो गुणांक है उनका अनुपात चेक करना है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे हमारे पास जो पहला वाला है a1x, मतलब समीकरण 1 में x के गुणांक का अनुपात, तो समीकरण 1 में x के गुणांक का अनुपात होता है a1/a2। समीकरण 1 और 2 में y के गुणांक का अनुपात होता है b1/b2 और अचर पद का अनुपात होता है c1/c2। हम इनको देख के a1/a2, b1/b2, c1/c2, इसको ही देख के हम क्लियरली बता पाएंगे कि कोई दो रेखा है वो तिर्यक रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है या संपाती रेखा है या समांतर रेखा है। इसका हम यहाँ पे क्लियर भंडाफोड़ कर सकते हैं। कैसे, उसको हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए इसी चीज को यहाँ पे मेंशन करा गया है दो समीकरण को लेके एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए एक रेखा युग्म ये है, एक रेखा ये है, दूसरा रेखा ये है। इसको हमने कह दिया समीकरण नंबर 1, इसको हम कह दिया समीकरण नंबर 2। अब समझना यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को देखिए और इनके साथ तुलना करिए। समीकरण 1 को देखेंगे तो यहाँ पे a1 के जगह पे है 1, b1 के जगह पे -2, c1 के जगह पे कुछ नहीं है तो 0 है। इस समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x - 2y + 0 = 0। ऐसे भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि a1 की वैल्यू जो है 1 है, b1 की वैल्यू -2 है, c1 की वैल्यू 0 है। कैसे पता चला? देखिए x का गुणांक यहाँ पे a1 है, यहाँ पे x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। और यहाँ पे y का गुणांक b1 है, यहाँ पे y का गुणांक -2 है, यहाँ पे अचर पद c1 है और यहाँ पे अचर पद के जगह पे 0 है। तो भैया a1 b1 c1 यहाँ से हमने प्राप्त कर लिया। दूसरे समीकरण से हम a2 b2 c2 कैलकुलेट करते हैं। देखिए a2 का मान है 3, b2 का मान है 4 और c2 का मान है -20। अब इनका अनुपात कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे अनुपात कैलकुलेट करके चीजों को समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको प्लॉट कर रहा हूं, वहां पे लिखा हुआ है, यहां पे भी लिख रहा हूं। देखिए अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं तिर्यक रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं या तिर्यक रेखा होगा, तो उस केस में हमारा यहाँ पे रिजल्ट क्या होने वाला है उसको यहाँ पे हम समझते हैं। देखिए अगर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं या तिर्यक रेखाएं होंगी तो ये अनुपातों को देख के कैसे पता करेंगे कि ग्राफ ऐसा बनना है, ये प्रतिच्छेदी रेखा है या तिर्यक रेखा है। तो समझिएगा यहाँ पे इसके लिए हमारे पास क्या होगा, a1/a2 मतलब x के गुणांक का अनुपात, y के गुणांक का अनुपात, ये दोनों जो है आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम क्या कहेंगे, भाई ये दोनों रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं है, तिर्यक रेखा है या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं है। मतलब ग्राफ आपका ऐसा बनेगा। ये हमारा कंडीशन है, इस कंडीशन को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा है हमारा संपाती रेखा है। संपाती रेखा में क्या होगा, देखिएगा इन्हीं का अनुपात के बारे में बात कर रहे हैं। तो संपाती रेखा में हो जाएगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। मतलब तीनों अनुपात क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अगर तीनों अनुपात आपस में बराबर हो रहे तो हम क्या कहेंगे, भाई दोनों रेखाएं कैसी है, संपाती है। कैसी है, संपाती है। इसका ध्यान रखेंगे, केवल अनुपात को देखेंगे और पता करेंगे क्लियरली यहाँ पे, ठीक है। अगर हमारे पास तीसरे कंडीशन की बात करें तो तीसरे कंडीशन में क्या है हमारे पास, इसको देख लेते हैं। तीसरे कंडीशन में हमारे पास दो रेखा है और दोनों क्या है, समांतर रेखा है। तो देखिएगा इसके अनुपात क्या होगा, जैसे a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। तो यहाँ पे c1/c2 जो है इसके बराबर नहीं होगा। अगर ये वाली कंडीशन आती है, दोनों रैखिक समीकरणों को कंपेयर करने के बाद अगर ये वाली स्थिति आती है तो हम क्या कहेंगे, दोनों रेखाएं क्या है आपकी, संपाती नहीं, तिर्यक नहीं, बल्कि कैसा है, समांतर रेखा है। ध्यान रखिएगा ये समांतर रेखाओं के कंडीशंस है। अब इस समांतर रेखाओं के कंडीशन के आधार पे हम चीजें को और बढ़िया तरीके से समझेंगे। यहाँ पे देखिए अब हम यहाँ पे एग्जांपल ले लिए। एक पहला क्या है, x - 2y = 0। अब यहाँ पे देखिए a1/a2, a1 की वैल्यू 1 a2 की वैल्यू
3, तो 1/3 आ गया। b1/b2 -2/4 आ गया। c1/c2 0/-20 आ गया। क्या नजर आ रहा है आपको? देखो यहाँ पे a1/a2 बराबर जो है 1/3 है, लेकिन b1/b2 जो है -2/4 है। भैया ये दोनों इक्वल है क्या? क्या ये दोनों आपको इक्वल नजर आ रहा है? क्या ये दोनों आपको इक्वल नजर आ रहा है? तो उत्तर क्या है भैया? क्या ये दोनों इक्वल नजर आ रहा है? तो उत्तर है नहीं। मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। 1/3 कभी भी -2/4 के बराबर नहीं हो सकता। तो हमने यहाँ पे लिख दिया a1/a2 डज नॉट बिलोंग टू डज नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, जो कि आपके पहले कंडीशन को फॉलो करता है। अर्थात इसका ग्राफ बनेगा ऐसा। रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी या तिर्यक रेखाएं होंगी। बात समझ में आ गई इतनी? ये क्लियर ध्यान रखना। अगर ये वाली कंडीशन को फॉलो करता है तो भैया इसके हमारे कितने हल होंगे? केवल एक हल होंगे, केवल एक अद्वितीय हल होंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, केवल एक ही हल होगा, एक ही हल। मतलब अगर कोई दो रेखा एक बिंदु पर टच करती है तो उसके एक हल निकलेंगे। ग्राफीय विधि से हमें यहाँ पे दिखेगा भैया एक बिंदु पर टच किया तो कितने हल होंगे? एक हल होंगे। कितने हल होंगे? एक हल होंगे। अगर इसमें देखा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग तो भी कितने हल होंगे? एक ही हल होंगे। क्यों हल होंगे? क्योंकि ये वाला कंडीशन किसका है? प्रतिच्छेदी रेखाओं का कंडीशन है। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? चलिए ये बात समझ में आ गई तो एक कंडीशन और बताता हूं जो इस टेबल में मेंशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर कोई हल, देखिए इसका कितना हल हो रहा है भैया? इसके क्या हो रहे? केवल एक अद्वितीय हल, केवल एक हल। अगर कोई एक हल भी होगा तो ये क्या हो जाएंगे? आपके संगत होंगे। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आपका ऐसा आएगा, संगत असंगत छांटना होगा आपको, संगत असंगत छांटना होगा। अगर कोई भी एक हल निकल रहा है, कोई भी एक हल निकल रहा है तो हम क्या कहेंगे? रेखाएं कैसी है? संगत है। ये पहला वाला केस अगर आ जाए तो क्या कहेंगे? संगत है। कैसी रेखा है? प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। कंडीशन क्या है? ये वाला है। क्लियर है ये बात? हमारे पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए, चीजें हो जाएंगी। अगर हमारे पास प्रतिच्छेदी रेखा है तो a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। हम देख के क्लियर बता सकते हैं। भाई दूसरा क्या है हमारे पास? देखिए अगर हमारे पास ये वाला केस है, ये वाला केस है भाई, ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। कंपेयर करिए इससे तो भाई a1/a2 2/4, भैया 2/4 आया। b1/b2 b1/b2 3/6, 3/6 आ गया, ठीक हो गया। c1/c2 -9/-18 -9/18 हो गया इतना। अब देखते हैं, बात करते हैं, यहाँ पे समझिएगा। अगर हमारे पास इसकी बात करें तो ये 2/4 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, -9 माइनस से माइनस कटा, 9 कम 9, 9 दूनी 18। भैया यहाँ पे भी 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है। मतलब अगर हम देखें ये वाला अनुपात, ये वाला अनुपात और ये वाला अनुपात, तीनों अनुपात आपस में बराबर है। इसका मतलब a1/a2 b1/b2 c1/c2 आपस में क्या है? बराबर है। अगर बराबर होंगे तो ये वाली केस आ जाएगी। क्या आ जाएगा भैया? a1/a2 b1 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। यही तो केस है भैया। अगर ऐसा होगा तो दोनों रेखाएं कैसी होंगी? संपाती होगी। संपाती होगी तो क्या होगा? दोनों रेखाएं कितने जगहों पे टच कर रही है? तो दोनों रेखाएं कितने जगह पे टच कर रही है? हर जगह पे टच कर रही है। हर जगह पे टच कर रही है तो भैया जितने जगह पे टच करेगी उसके उतने हल होंगे। अब हर जगह पे टच कर रही है तो बहुत सारे हल होंगे। बहुत सारे हल होंगे तो क्या लिखेंगे इसको? इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। मतलब x के एक मान रखिएंगे, उसका एक मान आएगा। y का दूसरा मान रखेंगे, y का दूसरा मान, x का दूसरा मान आएगा। x का तीसरा मान रखेंगे, y का तीसरा मान आएगा। x का चौथा मान रखेंगे, y का चौथा मान आएगा। जैसा रखोगे वैसा आपका मान निकलता जाएगा। अर्थात इसके अपरिमित रूप से क्या होंगे? अनेक हल होंगे। लिखा हुआ है देखिए, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। रेखाएं कैसी है? संपाती रेखा है। अब भैया इतनी बात तो समझ में आ गई। अब इसके हल निकल रहे हैं। जब हमने क्या कहा? जब हमारा हल निकलता है तो उन रेखाओं को क्या कहते हैं हम भैया? संगत रेखाएं कहते हैं। कैसे कहते हैं भैया? संगत रेखाएं कहते हैं। उनको क्या कहते हैं हम? संगत रेखाएं। इसका मतलब संपाती रेखाएं कैसी होती है? आपकी संगत होती है। संगत रेखाओं का आपका जो ज्यामितीय निरूपण है कैसा होगा? ऐसा होगा। अब बात करते हैं थर्ड केस के। अब थर्ड केस में क्या है भैया? समांतर रेखाओं के लिए a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे एक समीकरण है ये वाला, दूसरा समीकरण ये वाला। पहले समीकरण में देखेंगे, इसके साथ कंपेयर करेंगे a1/a2 1/2 हो गया, b1/b2
2/4, 2/4 आ गया। C1/C2 -4/-12। अब देखते हैं, देखिए इसको काटो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 है, ये भी 1/2 है। इसको काटो, माइनस से माइनस करो, 4 तिया हो गया 12, 4 1 कम 4, भैया 1/3 आ गया। अब देखो यहाँ पे समझो, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, लेकिन ये 1/3, इसका मतलब A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के, क्योंकि C1/C2 जो है वो डिफरेंट आ गया, 1/3 आ गया। इसका मतलब ये जो है हमारा इस वाले कंडीशन को फॉलो करता है। और ये वाला कंडीशन कौन सा है, देखिए यही वाला कंडीशन है। इस कंडीशन में ज्यामितीय निरूपण कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। रेखाएं कैसी होंगी, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं होंगी तो उसके कोई हल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे हल, क्योंकि जब दोनों रेखाएं कहीं पे भी एक दूसरे को टच नहीं करेगा तो भैया उसका हल निकलना ही नहीं है। जब दो लोग एक जगह पे मिलेंगे नहीं तो भैया कोई रिजल्ट निकलना नहीं है। तो ऐसा ही है कि जब भी दो देखेंगे कि कोई दो रेखाएं एक दूसरे को कभी भी टच नहीं कर रही है तो उसका कोई हल नहीं होगा। ज्यामितीय रूप में ऐसा आएगा तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, और ऐसे करके हम अनुपातों को तुलना करके देखेंगे तो इस कंडीशन में, ये समांतर की कंडीशन है तो बोलेंगे कोई हल नहीं है। ठीक है, तो कोई हल नहीं है। जब कोई हल ना हो, ध्यान रखना, जब कोई हल ना हो तो वो क्या कहलाएगा, समीकरण युग्म असंगत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, असंगत कहलाएगा। जब कोई हल ना निकले तो वह रैखिक समीकरण युग्म आपका असंगत कहलाएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ये हो गया हमारे पास अनुपातों को देख के पता करना कि जो है कौन सा समीकरण कैसा होने वाला है। हम केवल समीकरणों को देख के भी ये पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे उदाहरण से लिया हमने। उदाहरण का क्वेश्चन क्या है, देखिए ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण इतना और इतना संगत है। यदि संग ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। भैया पहले हमें क्या करना है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण इतना इतना संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। वही संगत के लिए कंडीशन क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं। देखिए समीकरण को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। समझना यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस वाले क्वेश्चन को सबसे पहले हम यहाँ पे लिख दिया सॉल्यूशन, और हमारे पास दो समीकरण है। पहले दोनों समीकरण को लिख लेते हैं। पहला समीकरण x प्लस 3y इक्वल टू 6, और दूसरा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ये हमारे पास दो समीकरण है। समीकरणों का नामकरण कर देते हैं। पहले समीकरण का नाम क्या है हमारा, पहले समीकरण का नाम है समीकरण 1, और दूसरा है हमारा समीकरण नंबर 2। दो समीकरण हमारे पास यहाँ पे है, और इन दोनों समीकरणों को हमें यहाँ पे हल करके लाना है। देखिए दोनों समीकरणों को हल करना है, और किस तरह से हल करना है, ग्राफिक विधि से हल करना है। अब हम यहाँ पे इसको कैसे करेंगे समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि ये संगत है या असंगत है। तो देखिए अनुपातों की तुलना मस्तिष्क में कैलकुलेट कीजिए। देखिए यहाँ पे x का गुणांक है 1 और y का गुणांक है, सॉरी x का गुणांक है यहाँ पे 1, और यहाँ पे x का गुणांक है 2, तो 1/2 आ गया। यहाँ पे 3/-3 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो दोनों रेखाएं कैसी होंगी, तिर्यक रेखाएं होंगी, और तिर्यक रेखाएं क्या होती है, संगत होती है। क्लियर है बात, संगत होती है क्योंकि उसके केवल एक हल निकलते हैं। अब इन दोनों समीकरणों को हम हल करते हैं। हल करेंगे तो देखिए कैसा होगा हमारा यहाँ पे हल। तो यहाँ पे हम समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं, और हल करके यहाँ पे रिजल्ट निकालते हैं। देखिए समीकरण 1 और 2 को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे समझिए। देखिए प्यारे बच्चों, इन दोनों को हल करने के लिए क्या करेंगे, देखिए कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 लेंगे। क्या लिया हमने, समीकरण 1 से। समीकरण 1 आपने देख लिया। समीकरण 1 कौन सा वाला है, ये वाला है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो डब्बे बनाएंगे। समझना, यहाँ पे ये डब्बा बनाया हमने, इस तरह से कुछ खाने बना लेंगे। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस साइड में लिखेंगे x और इसमें लिखेंगे y। हर वाले को, हर एक क्वेश्चन में ग्राफी विधि में ऐसे ही करेंगे, पैटर्न ध्यान रखिएगा। अब भाई इतना हो गया। अब क्या करेंगे,
ये जो समीकरण एक से समीकरण एक क्या है हमारा, उसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं। देखिए समीकरण एक है हमारा x प्लस 3y इक्वल टू 6 से, समीकरण एक इतने से। देखिए अब अगर मैं यहाँ पे x के जगह पे रखूं कितना, 0, इस वाले समीकरण को रफ में हल करते हुए चलिए थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, x बराबर कितना रख रहे हैं, x के जगह पे 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये आ गया हमारे पास। x के जगह पे रख दिया 0, तो 0 प्लस 3y इक्वल टू 6 आ गया। इस 3 को उधर ले जाओ तो y इक्वल टू 6/3 इज इक्वल टू 2 आ गया। x बराबर 0 रखने पे y इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। अब क्या करेंगे, एक बार y इक्वल टू 0 रख दो, y इक्वल टू 0 इसी समीकरण में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 3 × 0 इक्वल टू 6। अब भैया यहाँ पे देखिएगा, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू आ गया 6। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब ये हो गया हमारे पास समीकरण एक से हमने एक बिंदु ये वाला निकाला, दूसरा बिंदु ये वाला निकाला। ध्यान रखिएगा, जो कार्तीय तल है इसमें किसी बिंदु को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो बिंदुओं की आवश्यकता है, सॉरी, एक रेखा को रिप्रेजेंट करने के लिए दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है, और किसी बिंदु को रिप्रेजेंट करने के लिए कार्तीय तल में x का मान और y का मान चाहिए होता है, मतलब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट चाहिए होता है हमारा। देखिए ये पहला जो बिंदु है इसको समझिएगा, पहला जो बिंदु है इसमें x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट 2 है। अगर मैं इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करूं तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, देखिएगा अगर इसको मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट करूं तो कुछ ऐसा हो जाएगा। पहला क्या है भैया, पहला बिंदु है 0,2। अब भाई 0 कहाँ होगा, x की वैल्यू 0 जो है इस y वाले लाइन में होता है, इसको हमने कह दिया x अक्ष, इसको हमने कह दिया y अक्ष, और सॉरी इसको x डैश अक्ष कह दिया, इसको y अक्ष कह दिया, इसको y डैश कह दिया, समझिएगा यहाँ पे। अब मैं बात कर रहा हूं कि यहाँ पे हमारा जो वैल्यूज होगा, जो वैल्यूज होगा वो क्या होंगे। देखिए पहला वाला जो पॉइंट है वो है 0,2। अब 0,2 को इसमें रिप्रेजेंट करना है, वो x का मान 0 इस वाले लाइन पे होता है, और 2 जो है वो ये हो गया, इस वाले बिंदु का पॉइंट निर्देशांक क्या हो गया, 0,2। इसका नामकरण कर दिया हमने, बिंदु ये है, ठीक है। एक बिंदु हमने यहाँ पे खींच दिया 0,2। दूसरा बिंदु क्या है यहाँ पे 6,0। तो 6,0, 6 क्या है, x का मान, y का मान 0 है, तो भैया 6 कहाँ है यहाँ पे, देखिए तो 6 है आपका ये वाला बिंदु ये वाला है आपका 6, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा आपका 6,0। ये आ गया हमारा यहाँ पे रिजल्ट, ये 6,0, और इस बिंदु का नाम रख दिया हमने बी। अब देखिए इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई अगर मैं एक रेखा खींचूं, इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई अगर मैं एक रेखा खींचूं तो वो कैसा होगा। देखो अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए अगर मैं एक रेखा खींचूं तो वो कैसा हो जाएगा, देखिएगा इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा अगर मैं खींचूं तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये चलिए एक मिनट। इन दोनों बिंदुओं को अगर मिलाते हुए मैं एक रेखा खींचूं तो वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये पहली रेखा हो गई।
एक रेखा आपकी ये वाली हो गई, ये आपकी रेखा हो गई एक, और हम इसी प्रकार जो है समीकरण 2 से दो बिंदु निकालेंगे। जैसे हमारे पास क्या हो गया, अब समीकरण 2, समीकरण 2 कौन सा वाला है देखिएगा, समीकरण 2 है आपका ये वाला, क्या है हमारे पास 2x-3y इज इक्वल टू 12। इससे हम अगर एक क्या करें, डब्बा बनाए जो कि कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इस डब्बे में भी हम क्या करेंगे, 6 खाने बनाएंगे। इसको हम कहेंगे x, इसको कहेंगे y। अब यहाँ पे एंट्रीज करेंगे हम, देखिए जब x की वैल्यू 0 रखेंगे, x की वैल्यू कितनी रख रहे हैं भैया, समीकरण 2 जो है ये वाला है, x की वैल्यू 0 रखो, तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 0 माइनस का 3y इक्वल टू 12, इतना आ गया। अब यहाँ पे देखिए इसका क्या हो जाएगा भाई, माइनस का 2y, क्योंकि 2 इंटू 0 बराबर 0 इक्वल टू 12 हो गया। यहाँ से y इज इक्वल टू आ जाएगा 12 अपॉन माइनस का 2, इससे इसको काटो तो y इज इक्वल टू आ गया माइनस का 6। यहाँ पे इसका मतलब क्या आ गया, y इज इक्वल टू माइनस का 6, y इज इक्वल टू आ गया आपका माइनस का 6। अब हम क्या करेंगे, एक बार y इक्वल टू 0 रखेंगे, पहले x इक्वल टू 0 रखा, अब क्या करेंगे y इज इक्वल टू 0 रखो। अब इसी समीकरण में y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 2x-3 इंटू 0 इक्वल टू 12, इतना हो गया। 2x माइनस, एक मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, देखिए यहाँ पे हमारे पास 3y था, हमने 2y लिख दिया, तो यहाँ पे नीचे 3 आएगा, 3 से इसको काटेंगे तो 4 आएगा माइनस का, तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आएगी, वो माइनस का 4 आएगा। ठीक है, 3 चौको 12 होता है, माइनस का 4। अब क्या करेंगे भाई, हम यहाँ पे देखो 2x बचा, इधर 12, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू हो गया 12, यहाँ से x इक्वल टू निकालेंगे तो 12 अपॉन 2, तो यहाँ से x इक्वल टू आ गया 6, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गए, ये हमारे पास रिजल्ट आ गए। तो ये देखिए हमारे पास ये वाली जो है पहली बिंदु हो जाएगी, ये वाली दूसरी बिंदु हो जाएगी, ये बात ध्यान रखें, पहले बिंदु दूसरी बिंदु। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, तो पहले बिंदु को यहाँ पे प्लॉट करते कितना है भैया, जब x बराबर 0 तो y बराबर माइनस का 4, x बराबर 0 इस वाले लाइन पे होता है, y इज इक्वल टू माइनस का 4, ये वाली बिंदु हो गई। ठीक है, y इज इक्वल टू 4 इस वाले बिंदु की बात कर रखे हैं। इसके निर्देशांक ले लेते हैं यहाँ पे c, इसका नाम हो जाएगा 0, माइनस का 4, ये हो गया। अब जब हम यहाँ पे देखते हैं दूसरे वाले बिंदु की बात करते हैं, वो है 6, 0, जब x की वैल्यू 6 है तब y की वैल्यू कितनी है, 0 है, ये वाली बिंदु आ गई हमारी। चलिए ये वाली बिंदु आ गई, कितना हो गया 6, 0, जो कि b है ऑलरेडी। अब इन दोनों बिंदुओं को, इस वाले बिंदु और इस वाले बिंदु को मिलाते हुए हम क्या करेंगे, एक रेखा खींच देंगे, इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। तो रेखा कैसा होने वाला है देखिएगा, रेखा हम जब खींचेंगे तो ये हो गया, इस तरह से आपका रेखा खींच देंगे हम। तो ये रेखा है जो देखिए, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर टच कर रही है वो हो जाएगा इसका निर्देशांक, अर्थात वो इसका हो जाएगा हल। हल में क्या है हमारा, देखिए x 6 और 0 आया, तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे x इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा इसका हल। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे अतः अभिष्ट हल क्या कहेंगे, तो देखिए ये आ गया, अतः ग्राफ से अभिष्ट हल क्या हो जाएगा, हल ज्ञात करने के लिए बोला है, तो अभिष्ट हल क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 0 है, ये हो जाएगा। भैया जिस बिंदु पर टच करेगा दोनों का जो कॉमन पॉइंट होगा वही उसका हल हो जाएगा। तो जो कॉमन पॉइंट है वो 6, 0 है, तो इसका हल क्या हो गया, इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। किससे आपको पता करना है, ग्राफ के हेल्प से पता करना है। ग्राफ हमने यहाँ पे प्लॉट कर रखा है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोसेस होता है उसको हमें करना है। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर, यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब सॉल्यूशन में हमारे पास जो समीकरण दे रखे हैं उसको देख लेते हैं। समीकरण क्या दे रखा है, ये वाला दे रखा है, इसको हमने कह दिया समीकरण नंबर 1, इसको हमने कह दिया समीकरण नंबर 2।
अब समीकरण 1 और 2 से हम क्या करेंगे भैया, सबसे पहले ग्राफ की हेल्प से हम यहाँ पे देखेंगे कि रेखाएं कैसी खींची जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 और 2 से ग्राफ खींचेंगे। तो समीकरण 1 से ग्राफ खींचने के लिए, समीकरण रेखा खींचने के लिए समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0 से समीकरण 1 से हमें ग्राफ खींचना है, मतलब रेखा खींचना है। तो रेखा खींचने के लिए हम यहाँ पे एक डब्बा बनाएंगे इस प्रकार से, इधर लिखेंगे x, इधर लिखेंगे y। भैया हमें क्या करना है, सबसे पहले समीकरण 1 से एक रेखा खींचनी है समीकरण 1 की हेल्प से। अब समीकरण 1 की हेल्प से रेखा खींचेंगे तो देखिए यहाँ पे रखा हमने x के जगह पे 0 पहले। अब x के जगह पे 0 रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए 5 इंटू 0 माइनस का 8y और यहाँ पे है प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब इस 1 को उधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 8y इज इक्वल टू माइनस का 1, 1 से 1 कैंसिल, y इज इक्वल टू आया 1/8। अब ये सीरियस मामला हो गया क्योंकि हमारा यहाँ पे y इज इक्वल टू 1/8, इसी को यहाँ पे रखते हैं। y इज इक्वल टू 1/8 का मतलब कितना हो गया, 0.18 को 1 को 8 से डिवाइड करिए, 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाए 0, 8 1 8 बचा हमारे पास यहाँ पे 2 0, तो यहाँ पे हो गया आपका 8 दूनी 16, 1.12 आ गया हमारे पास। इस वैल्यू को ध्यान रखेंगे। अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम y इज इक्वल टू एक बार 0 रख के देखते हैं। तो y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इस वाले में 5x माइनस 8 इंटू 0 इक्वल माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0। इस 1 को उधर लेके जाएंगे, ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो 5x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1। अब यहाँ से हमारा वैल्यू क्या आएगा, देखिए 5x इक्वल टू माइनस 1, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1/5। अब ये 1/5 का मतलब क्या हो गया, इक्वल टू 0.5, वो भी माइनस का, यहाँ पे आएगा माइनस का 0.2, 5 नहीं 2 हो जाएगा, 0.2 इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे हम दूसरे समीकरण से भी दो बिंदु निकाल लेते हैं। दूसरे समीकरण से बिंदु निकाल लेते हैं, तो अब क्या करेंगे भाई, समीकरण नंबर 2 से हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। सॉल्यूशन यहाँ पे था समीकरण 2 से, समीकरण 2 से सॉल्व करिए तो क्या लिखेंगे भाई, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से करेंगे तो क्या आएगा, देखिए समीकरण 2 क्या है हमारे पास, ये वाला है 3x माइनस 24/5 y प्लस 3/5 इक्वल टू 0। ये है हमारे पास समीकरण 2 और इससे हमें हल करना है इतने से। अब इससे हल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे फिर से दो खाने बनाएंगे, डब्बे बनाएंगे इस तरह से, और इस डब्बे में हम 6 खाने बनाते हैं। पहला है x और इसको लिख दिया y। अब इसमें एक बार x बराबर 0 रखें, एक बार y बराबर 0। अब इसमें x बराबर 0 रख के देखो तो 3 इंटू 0 माइनस 24/5 y प्लस 3/5 इक्वल टू 0 हो गया यहाँ पे। तो भैया ये वाला पद तो पूरा का पूरा 0 हो गया, इसको सॉल्व करते हैं कितना आएगा, देखिए यहाँ पे माइनस का 24/5 y आ गया इक्वल टू माइनस का 3/5। ये 3/5 उधर गया तो माइनस का 3/5 हो गया, इस 5 से ये वाला 5 कटा, माइनस से माइनस कटा, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू 3/24। ये वाला 24 इधर से इधर जाके बट्टे में चला गया, 3 से काटे 3 कम 3 3 8 24, तो यहाँ पे आ गया 1/8। अब 1/8 बराबर कितना होता है हमारा, फिर से वही चीज कितना आ जाएगा, 0.12 इतना आ गया। अब भैया जब x बराबर 0 रख दिया, अब y बराबर 0 रखो, तो इसी वाले में y बराबर 0 रखो, देखो कितना आएगा, 3x माइनस 24/5 इंटू 0 प्लस का 3/5 इक्वल टू 0। ये हो गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते देखिए क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला तो हमारा पूरा का पूरा 0 हो गया, यहाँ से 3x इक्वल टू माइनस का 3/5 हो जाएगा, ये 3/5 उधर चलेगा माइनस का, इस तरह से 3 कटा तो यहाँ से x इक्वल टू आ गया माइनस का 1/5, और 1/5 इक्वल टू होता है 0.2, वो भी माइनस का, यहाँ पे आ गया 0.2, वो भी माइनस का। जो वैल्यू ऊपर वाले में आया है वही वैल्यू जो है यहाँ पे हमारी आ रही है अलग अलग बिंदुओं पर। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे फोकस कीजिए, देखिए क्या है। ठीक है, यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को दोनों को देखिए और चीजों को समझिए। देखिए समीकरण 1 में हमारे पास पहला बिंदु जो है वो ये वाला है, ये दूसरा बिंदु है। समीकरण 2 में जो है पहला बिंदु ये वाला, दूसरा बिंदु ये है, तो दोनों में सेम है। देखिए इसमें भी जो पहला बिंदु दूसरा बिंदु है, पहला बिंदु है, इसमें भी दूसरा पहला बिंदु वही है, इसमें जो दूसरा बिंदु है इसमें भी दूसरा बिंदु वही है। तो भैया इसको प्लॉट करते देखिए यहाँ पे क्या है, जब x बराबर 0 तो y बराबर 1.12। भैया x बराबर 0 कहाँ पे होगा, इस वाले बिंदु पे होगा, और y बराबर 0.12 कहाँ पे होगा, 1 और 2 के बीच में 0.12 यहाँ पे होगा। इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं, तो इस वाले बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0,0.12 इतना हो गया। दूसरा क्या है हमारा, जब y बराबर 0 तब x बराबर 0.2, वो भी माइनस का, x बराबर 0.2 वो भी माइनस का, तो यहाँ पे ये वाला बिंदु आ रही है। तो भैया इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए अगर मैं रेखा खींचूं तो क्या बनेगा, चलिए वो भी छोड़िए, ये वाली जो बिंदु आई है इसको हम थोड़ा सा ग्राफ छोटा बना, ऐसा हो गया कि किस पे दिखेगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं भैया, जो ये वैल्यूज है ये पॉइंट में मान लेते हैं, मान लेते हैं कि 0.1 है, ये 0.2 है, 0.3 है, 0.4, 0.5, 0.6, इस टाइप से इसको सारे के सारे जो है हम पॉइंट में मान लेते हैं वैल्यू, ये सारे पॉइंट के वैल्यू है। ठीक है, इन सबको हम पॉइंट में मान लेते हैं, माइनस का है। ठीक है, ये सब हमारे पॉइंट पे वैल्यूज है, ये मान लेते हैं। अगर पॉइंट में वैल्यू होगा तो देखिए यहाँ पे कितना है, 0 जब हमारा x का मान है तो y का मान जो है 0.12 है। अब 0.12 कहाँ पे होगा, देखिए 0.1 तो ये हो गया, और 2 जो है यहाँ पे हो जाएगा, तो ये 0.12 हो गया किसका मान, जब x बराबर 0 तब y बराबर 0.12, ये आ गया आपका। ठीक है, 0.12 ये हो गया। अब हमारे पास दूसरा बिंदु क्या है, हमारे माइनस का 0.2, जब x का मान है तब y का मान 0 है भाई, 0.2 यहाँ पे कितना हो गया, माइनस का 0.2 और ये 0, ये हो गया दो बिंदु। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए अगर मैं रेखा खींचूं, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए अगर मैं रेखा खींचूं तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा, रेखा देखिएगा। तो ये वाली हमारी जो रेखा है ये हमारा क्या हो गया, ऐसा हो गया। ये भैया लाइन 1 भी है और लाइन 2 भी है, ध्यान रखिएगा। जो हमारा रेखा 1 है और रेखा 2 दोनों के लिए यही है, तो ये हमारे पास रेखा हो गया भाई, एक रेखा ये हो गया, इसके ऊपर ही जो है एक रेखा और है, तो ये दोनों हमारी कैसी रेखा हो जाएंगी, समपाती रेखा हो जाएंगी। क्लियर है प्यारे बच्चों, तो ये हमारे पास हो गया। अब देखिए समपाती रेखा है, हमारे पास क्या पूछा भाई, तो निम्न युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से निकल। तो भैया क्या है यहाँ पे देखिए, चूंकि दोनों रेखाएं समपाती है, चूंकि दोनों रेखाएं समपाती है, अतः इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये हो जाएगा आपका इसका आंसर।